Bismillahirrahmanirrahim. So this is the last lecture of this course. After that, we'll do revision in the two lectures. So I will do a summary of the last जो हमने recently last lecture किया उसकी, और उसके बाद मैं डिटेल में आपको ये लास्ट लेक्चर हम क्लियर करेंगे. एंड द लास्ट लेक्चर विल बी ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल. वो हम कंप्लीट करने के बाद फाइनली आई डू a general revision of the whole course in the next two lectures. So when we come to the summary of the last lecture, in the last lecture we did business risk faced by the firm. Okay, what are the business risk? firm को जो business risk faced होते हैं वो seasonality की वजह से हो सकते हैं, उनके suppliers की वजह से हो सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने और डिस्कस की कि business risk जो कंपनी के स्पेसिफिक business risk क्या होते हैं. और उसके अलावा हमने फाइनेंसिंग रिस्क भी देखी फर्म की. फाइनेंसिंग रिस्क जो उसके कंपनी जो डेट लेती है उसकी वजह से जो एडिशनल रिस्क उसके ऊपर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंसिंग रिस्क. then we talked about an idea of operating leverage. कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज ये होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट का कितना हिस्सा है. अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, देन अगर आपकी सेल्स थोड़ी भी ऊपर नीचे होती हैं, ऊपर से तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी सेल्स थोड़ी सी भी नीचे आ जाती हैं तो आप लॉसेस में चले जाएंगे. एंड बिकॉज आप अपनी देखें बिजनेस को एक चीज़ है कि अगर हमारी इतनी सेल्स नहीं हो रही तो हमें फिर उतनी प्रोडक्शन पे हमें जो अपनी पीछे से कॉस्ट है वो भी कम कर लेनी चाहिए. अगर ऐसा हो कि सेल्स हमारी बेशक गिर जाएं लेकिन हमारी जो कॉस्ट है वो उसके मुताबिक कम नहीं हो रही, तो इससे ये नुकसान होगा कि सेल्स कम हो गई हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी है तो हमारे लॉसेस बढ़ जाएंगे. सो दैट्स वाई इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी टू कीप ऑपरेटिंग लेवरेज टू मिनिमम. और ऑपरेटिंग लेवरेज जितनी भी फिक्स कॉस्ट कम होंगी एज़ कम्पेयर टू द टोटल कॉस्ट, उतना हमारा बिजनेस बेहतर परफॉर्म कर सकेगा. वी टॉक्ड अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी. वी गोइंग टू ब्रेक इवन पॉइंट, सो आई विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस लेक्चर एंड द स्टफ लाइक दैट. सो लेट्स मूव टू टुडेज लेक्चर. सो फाइनली टुडे वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. लास्ट टाइम जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कम्बिनेशन हमने देखा था कि कंपनी की जो फाइनेंसिंग होती है वो डिफरेंट सोर्सेज से जो फाइनेंसिंग हासिल करती हैं उनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है. सबसे पहले हमने देखा लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट करके देखा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. एंड द फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विच वी यूज वाज डेट फाइनेंसिंग. डेट फाइनेंसिंग को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाय द परसेंटेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इन द ओवरऑल फाइनेंसिंग. कि अगर हमारे पास ओवरऑल 100 रुपये पड़े हुए कंपनी में, 100 रुपये से मुराद ये नहीं लिटरली 100 रुपये, मैं सिर्फ परसेंटेजेस में बात करता हूँ. अगर 100% 100 रुपये कंपनी के पास पड़े में उसमें से 30 रुपये जो उनको मिले वो डेट फाइनेंसिंग के थ्रू मिले. सो फिर हम डेट फाइनेंसिंग को 30/100 से जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय डेट फाइनेंसिंग होगा उसको हम 30/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास डेट फाइनेंसिंग की ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ व्हाट मैटर्स. एंड उसके अलावा फिर इसी तरह इक्विटी फाइनेंसिंग में हम देखेंगे कि कितना पैसा हमने इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू इकट्ठा किया हुआ है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इक्विटी होल्डर्स. जब ये दो चीज़ें हम जब वो देखेंगे, सेकंड ये चीज़ आ जाएगी और उसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. थर्ड पार्ट जो हम पीछे देखते हैं कि हमने अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक इशू किया है तो उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, और उसको हम परसेंटेज जो होगी percentage of investment financed by the preferred stockholders, उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी. हम इन तीनों चीज़ों का जब प्लस करेंगे, कम्बिनेशन लेंगे, तो हमारे पास एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी. बिफोर आई गो टू वर्ड्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे 3 सोर्सेज डिस्कस किए हैं. फर्स्ट इज़ इक्विटी, सेकंड इज़ डेट एंड थर्ड इज़ प्रेफर्ड स्टॉक्स.
इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसे कंपनी अपनी फाइनेंसिंग हासिल कर सकती है। कन्वर्टेबल्स हो सकते हैं, कन्वर्टेबल हो सकता है ऐसा डेट जो बाद में इक्विटी में इशू हो सकता है। उसके अलावा ऑप्शंस और उसमें भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स आर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़े, बिकॉज अभी आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया, अगर बाद में मास्टर्स में आपने फाइनेंस एज अ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट लिया तो आप उसमें डेरिवेटिव्स और कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटीज़ भी पढ़ेंगे, लेकिन we did not go into the detail of that. Right, so हमने देखा कि weighted average cost of capital gives us an idea कि कंपनी की हमारी ओवरऑल जो कैपिटल की कॉस्ट है वो क्या है। हमने जो पैसा इकट्ठा किया है उसकी क्या कॉस्ट है। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि जब हमने ओवरऑल सारी कॉस्ट को इकट्ठा किया, जब हमने उनकी वेटेड एवरेज निकाली तो वो अबाउट 17% आई। तो इससे क्या मुराद है, इसके हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, हम उनमें से वो सिर्फ उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जो 17% से ज़्यादा हमें रिटर्न दे रही हूँ। अगर वो हमें 17% से कम रिटर्न दे रही हैं तो वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज़, सॉरी इन दोज इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज अगर हम इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट करेंगे तो वी आर लूजिंग मनी। इसलिए वही बात मैंने आपको बता रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल से मिलता है गुड एनालॉजी इज़ कि अगर हम कोई चीज़ 10 रुपये की खरीद के 8 रुपये की या 7 रुपये की बेच रहे हैं तो वी आर मेकिंग लॉसेस, वी विल नेवर डू दैट। इसी तरह से अगर हमारी फाइनेंसिंग 17% है तो हम अगर 16 या 15% पे के प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं तो इट्स द सेम एनालॉजी, हम उसी तरह अपना नुकसान कर रहे हैं। सो वी विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स विच हैव, हमने पहले तो देखा था कि जो हमें 17% से ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न देंगे। इसमें एक बात याद रखेंगे कि हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है, तो अगर हम इसको एज अ डिस्काउंटिंग मेजर यूज़ करेंगे अपने एनपीवी के फार्मूले में तो हमें वो बता देगा कि अगर आपकी 17% फाइनेंसिंग है तो की कॉस्ट है, तो आपको जो अगर 17% आप उसके अंदर डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करते हैं तो वो आपको बता देगा कि 17% अगर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करें तो आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नंबर आएगा 17% के ऊपर तो गो हैड इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, अगर वो नेगेटिव नंबर आएगा तो नेवर इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। सो दीज आर सम थिंग्स। लेकिन लास्ट हमने ये डिस्कस तो किया कि अगर एक बिज़नेस डेट ज़्यादा लेता है तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है, उसके डेट ज़्यादा लेने की वजह से बिज़नेस ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन हमने एग्जैक्टली ये नहीं देखा कि कितना ज़्यादा डेट लेने से रिस्की हो जाता है। अगर एक कंपनी ने बिल्कुल डेट नहीं लिया हो तो क्या उसको डेट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है तो उसकी वजह से वो क्या मसले होंगे, उसको कितना कम करना चाहिए? सो ये चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की थी। आज ज़रा हम इस फाइनल लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू मैनेज द कैपिटल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर उसको मैनेज कैसे किया जाए। So learning objectives today are after going through the optimal capital structure theories, modifications made in them, applicability of these theories, impact of debt on the value of firm and WACC. So आज के लेक्चर के बाद सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या है। ऑप्टिमल से मुराद है कि जो हमारा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म के लिए होगा। बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा वो उसमें कितने फीसद डेट होना चाहिए, उसमें कितने फीसद इक्विटी होनी चाहिए, उसमें कितने फीसद प्रेफर्ड होने चाहिए, उसमें कितने फीसद हाइब्रिड स्टॉक्स, कितने फीसद इसके अलावा वो चीज़ें होनी चाहिए। सो हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर है कोई तो उसकी क्या खसूसियात हैं, उसके बारे में जो थ्योरीज हैं और हम प्रैक्टिकलिटी में रियलिटी में भी देखेंगे कि असल में हो क्या रहा। जो उसमें मॉडिफिकेशंस की गई वो भी हम देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस थ्योरीज इज इंपॉर्टेंट कि जो ये थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं कि ये वाकई एप्लीकेबल हैं भी हैं कि नहीं। इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, सो उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेट का इम्पैक्ट होता है वो फर्म की वैल्यू के ऊपर क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, या हमें समझ नहीं आता कि क्या इम्पैक्ट है। सो वट एवर इज दैट विल सी। एंड इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म भी हम देखेंगे, और इम्पैक्ट ऑफ डेट ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखेंगे कि अगर हम डेट बढ़ा रहे हैं तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और अगर इंक्रीज होती है तो क्यों होती है, अगर डिक्रीज होती है तो क्यों होती है। अगर डिक्रीज हो रही है तो वाकई हमें इंक्रीज करना चाहिए अपना डेट या फिर नहीं करना चाहिए, उसके अलावा क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। सो दीज आर बेसिकली कॉन्सेप्ट्स जो आपके बड़े काम आएंगे व्हेन you when you will start working as financial managers. So I'm really looking forward to talk about all these things. उसके बाद हम देखेंगे different principles to decide about capital structures.
सो विल टॉक अबाउट डिफरेंट प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, तो क्या प्रिंसिपल्स हैं टू डिसाइड, जिससे जिनको यूज़ करते हैं हम डिसाइड कर सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, और किसी दो कंपनीज का वो सेम नहीं हो सकता। अगर वो बहुत मिलती जुलती कंपनी तो हो भी सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस कैपिटल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें कुछ प्रिंसिपल्स पता है कि जिनकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो वो प्रिंसिपल्स किसी भी कंपनी पे अप्लाई किए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन प्रिंसिपल्स कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जो डिसाइड करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड डिफरेंट अप्रोचेज टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड हम डिफरेंट अप्रोचेज देखेंगे टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन। नाउ वी स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. So we'll start by studying the management of capital structure. So let's start. Right, traditionalist theory, effect of capital structure on a firm value and share price. सबसे पहले हम traditionalist theory देखते हैं कि ये क्या कहती है. As 100% equity firm takes on more debt or leverage, cost of capital decreases. Cost of debt is cheaper than equity, reaches a minimum point, and then rises. Excessive debt increases financial risk. Right. So what they are saying is कि अगर एक फर्म है जिसके पास सिर्फ अभी 100% equity अगर एक फर्म के पास है, तो वो जैसे जैसे और डेट लेगी वैसे वैसे उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होती जाएगी, एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके वो मिनिमम हो जाएगी, और मिनिमम होने के बाद वो राइज होना शुरू हो जाएगी। जब हमारी उस पॉइंट के बाद अगर हम और डेट लेंगे, अगर इस तरह हम देखते हैं अगर कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज़ करेगी, पहले तो डिक्रीज़ करेगी, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद वो इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी। सो ये यू शेप बनता है। अगर हम देखें, अगर हम अभी मेरे पास उस तरह है नहीं, मैं बताना चाहता था कि अगर हम एक इस तरह की एक ग्राफ बनाते हैं और उसमें एक साइड पे हम डेट फाइनेंस, एक्स एक्सिस पे डेट फाइनेंस लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम डेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो ये यू शेप कर्व बनता है इसका, राइट। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट? सबसे पहले हम बात करते हैं, एक कंपनी है उसके पास टोटल एक्विटी है और डेट नहीं उसने लिया हो, तो हम पहले डेट और एक्विटी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमने जब रिस्क और रिटर्न डायनामिक्स देखें तो हमने देखा है कि सबसे कम रिस्की सिक्योरिटी जो होती है किसी भी इकॉनमी में वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, वो टेक इट एज रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और उस पर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो बॉन्ड होल्डर्स या फिर एक्विटी होल्डर्स रिक्वायर करेंगे। पहले हम बॉन्ड होल्डर्स रिक्वायर करेंगे, बिकॉज देखिए अगर 10% रिटर्न हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है, तो अगर हमें हमारी इकॉनमी में कुछ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली उनका रिस्क इस 10% वाली सिक्योरिटी से ज़्यादा होगा। अगर रिस्क ज़्यादा है तो वी विल रिक्वायर मोर रिटर्न, इन्वेस्टर्स मोर रिटर्न रिक्वायर करेंगे। अगर 10% ही ऑफर करें बॉन्ड्स में, देन नोबडी इज़ गोइंग टू बाय बॉन्ड्स, everybody will opt for the safer government security or keep the money in their bank, जहाँ पे उन्हें 10% भी मिल रहा है, और उसके साथ ही वो 10% भी मिल रहा है, उसके साथ ही वो उनका पैसा सेफ भी है, there is no risk to it. So I was listening to news yesterday, न्यूज़ तो नहीं, मैं रेडियो पे सुन रहा था कि मीज़ान बैंक इज़ ऑफरिंग 9.5% इंटरेस्ट रेट वो दे रहे हैं एनुअली। सो इसका और अब ये बैंक्स में भी कंपटीशन है, दे आर ट्राइंग टू गेट जो हमें जो पैसा आपका है वो सारे बैंक से चाहते हैं कि आप उनके पास रखें, बिकॉज ऑब्वियसली बैंक उस पर पैसा बनाते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करके। तो मीज़ान बैंक इज़ ऑफरिंग 9.5%। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अगर हमारी अबाउट 10% है तो 9.5% इज़ द बेस्ट रेट यू कैन गेट। सो 9.5% इज़ अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच यू कैन करंटली गेट इन पाकिस्तान। राइट, सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज कि जो हमारे बॉन्ड्स हैं दे आर मोर रिस्की देन गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी, एंड दैट्स वाई बॉन्ड्स अगर उनको उसमें कोई इन्वेस्ट करेगा दे वुड रिक्वायर मोर रेट ऑफ रिटर्न। एंड फाइनली आवर एक्विटी इज़ द मोस्ट रिस्की एसेट, बिकॉज फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलनी है वो सर्टेन नहीं है, हमें नहीं पता कि पहले सालों में क्या रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, सेकंड क्या मिलेगा, थर्ड क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं पता।
और दूसरी बात जो है ये कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा, वी आर नॉट श्योर, एंड फाइनली कैपिटल गेन अगर होगा तो देन इट्स गुड, अगर नहीं होता तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तीसरी बात है कि लॉसेस होते हैं तो वी हैव टू शेयर लॉसेस, सो इट्स अ मोर रिस्की एसेट। सो कंपनी का जो कंपनीज पे हमारा जो इक्विटी में हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा दैट विल बी द हाईएस्ट। सो अगर ये केस है, अगर ऐसा केस है तो एक कंपनी है जिसने 100% इक्विटी इशू की हुई है, तो इसका मतलब है इनके पास जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, राइट। 100% इक्विटी फर्म ने ली हुई है। तो अब ये हम बात करते हैं कि अगर एक फर्म के पास 100% इक्विटी है विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, टेक्स मोर एंड मोर डेट, अगर वो ज़्यादा अगर वो अब देखें कंपनी की मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के कहते हैं देखिए हमने 100% इक्विटी फर्म हम चला रहे हैं और हमारे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये इक्विटी है तो सारी की सारी वेटेड एवरेज में यही होगी, तो वो अबाउट 23% है, तो दैट इज़ क्वाइट हाई। हमें करना ये चाहिए कि हमें कुछ अपनी जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है उसको मूव करके डेट की तरफ जाना चाहिए। तो डेट की भी ऑब्वियसली दे लास्ट के डेट की कितनी है, डेट इज़ अबाउट 12 और 13%। उनको डेट पे जो उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न पे करना है वो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डेट का। सो मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं ओके लेट्स मूव आवर फाइनेंसिंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट। सो वो कहते हैं कि इक्विटी कम करते हैं और डेट को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। बिकॉज देखें अगर 23% हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो हम कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हमें मिनिमम रिटर्न जो चाहिए वो 23% से ऊपर चाहिए होगा। सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ रिटर्न। 24 या 25% इज़ अ वेरी हाई रिटर्न टू अचीव। सो इसलिए कंपनी कोशिश करती है कि वो अपने डेट को इक्विटी को इंक्रीज़ करें। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट बैठ के डिसाइड करते हैं कि देखें हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर इक्विटी फाइनेंसिंग हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी हाई है, एंड इफ़ वी वांट टू रिड्यूस दिस वेटेड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मोर प्रोजेक्ट्स, तो हमें अपनी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट इन मैनी गुड प्रोजेक्ट्स एंड सस्टेन द बिजनेस। सो कंपनी डिसाइड कर लिया कि वो इक्विटी से डेट में मूव करेंगे। और अभी जब पहले हमने देखा था कि 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थी, अब क्या होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता इक्विटी की इन्वेस्टमेंट इक्विटी की जो फाइनेंसिंग है वो कम हो रही है और डेट की जो फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा। अब कंपनी डिसाइड करती है कि हम बॉन्ड्स इशू करते हैं। अब कंपनी बॉन्ड्स इशू करना शुरू कर देती है, तो कंपनी अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उनकी वो डिक्रीज होती है, बिकॉज जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है डेट का वो इक्विटी से काफ़ी कम है। और इसलिए अगर इक्विटी का 23% और डेट का 13% है, दैट्स अ 10 परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस। और आहिस्ता आहिस्ता पहले 100% हमारा इक्विटी में था, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है डेट में, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो डेट में मूव होने की वजह से हमारी जो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। राइट, सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ डेट। और फिर कितना देखिए, अब हम कॉन्स्टेंटली अब हम बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट्स व्हाई वी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाहते हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग उसको मूव करना चाहते हैं डेट में। तो अब ये हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि कितना मूव करें कि अब जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ऑफ डेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो देखें पहली बात कि मैक्सिमम कितनी डिक्रीज हो सकती है हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम सारी फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग पे चले जाते हैं और डेट फाइनेंसिंग पे 13% हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो उसका मतलब कि मैक्सिमम हम 23 से 13 तक जा सकते हैं अगर हम सारी की सारी फाइनेंसिंग को डेट फाइनेंसिंग में मूव कर देते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग से। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट आता है और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है एक पॉइंट आता है तो उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो वो पॉइंट जो आएगा, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 23% है और कॉस्ट ऑफ डेट हमारी 13% है, वो जो पॉइंट आएगा वो 13% पे नहीं आएगा, वो उससे काफ़ी पहले आ जाएगा। व्हाट्स द रीज़न ऑफ दैट कि जो कि हमारे जैसे जैसे हम अपना डेट इंक्रीज़ कर रहे हैं हम अपनी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में, तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होना शुरू हो गई है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो और ये वो कौन सा पॉइंट होगा,
और क्यों इंक्रीज होगी, पहली बात है क्यों इंक्रीज होगी। सो बात ये है कि equity is expensive source of financing, but it is less risky source of financing for the company. और कंपनी के लिए लेस रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, इसलिए कि कंपनी इज़ नॉट लीगली बाउंड टू गिव द डिविडेंड्स। कंपनी के अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है तो रिटेन अर्निंग से कर सकती है, बजाय इसके कि वो सारा पैसा डिविडेंड्स की सूरत में इन्वेस्टर्स को दे दें। अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी तो उन्हें कैपिटल गेन की सूरत में रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ डेट यू डोंट हैव दैट लिबर्टी। अगर आप अपना डेट इंक्रीज करें, अगर यहाँ पे मेरे पास 100% डेट आ जाता है और अगर खुदा न खास्ता एक साल हमारा बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, देन आई एम बस्टेड, आई एम गॉन, बिकॉज 100% डेट होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे कहेंगे कि जितनी हमारी इंटरेस्ट रेट पेमेंट है ईदर पेड और सेल योर एसेट्स एंड रिटर्न अस आवर मनी, एंड आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। लेकिन इक्विटी होल्डर्स को आई कैन टेल देम दैट वी हैव इन्वेस्टेड इन दीज प्रोजेक्ट्स, अभी हमें इस साल लॉस है लेकिन अगले साल से हमारे प्रॉफिट शुरू हो रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। तो वो बात इक्विटी में तो हो सकती है लेकिन डेट में नहीं हो सकती। सो डेट, अगर हम एक्सेसिव डेट ले लेते हैं तो फिर वी हैव नो मार्जिन फॉर एरर। हम अगर ज़रा सा भी हमारे प्रॉफिट्स या हमारी कैश फ्लो में फ़र्क आता है तो देन वी आर बस्टेड। सो ये याद रखें कि अगर एक कंपनी के पास 100% इक्विटी है और वो इक्विटी है तो वो उसके बाद उसको चाहिए कि वो इस इक्विटी में से कुछ फाइनेंसिंग को डेट में मूव करें। लेकिन ये याद रखें कि जैसे जैसे आप शुरू में मूव करेंगे वैसे वैसे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद तो बढ़ना शुरू हो जाएगी, बिकॉज उसमें जो आपको फ़ायदे हो रहे हैं डेट को ऐड करने से वो कम है, उस पॉइंट के बाद वो जो नुकसान है डेट को ऐड करने से वो ज़्यादा है। जो नुकसान में क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई जब हो जाती हैं तो वो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो याद रखने की बात अगेन यही है कि शुरू में जब आप डेट की परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे इट्स गुड फॉर यू, लेकिन हमने उस पॉइंट तक करना है कि जहाँ तक वो सस्टेनेबल हो, जहाँ तक हम कंपनी की डायनामिक्स के मुताबिक अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आ रही हैं हमने इंश्योर करने की हमारे पास इतनी रेगुलर कैश फ्लोज आ रही हों कि हम आराम से अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को पे कर सकते हो। अगर वी गेट इन ट्रबल कि अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स पे नहीं कर सकते और हम इतना डेट ले लेते हैं विल बी बैंकरप्टेड। तो इसीलिए एक पॉइंट एक ऐसा आता है जहाँ पर रिस्क इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके आगे अगर हम वो डेट लेंगे तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा बल्कि हमें उसका नुकसान होगा। Right, so total value of the firm, right? Total value of the firm is equal to debt plus equity, right? Total value of the firm is equal to market value of the debt plus market value of the equity. So हम ये देखते हैं कि जो total value of the firm है, अगर हम डेट ज़्यादा लेते हैं, अगर हम डेट लेना शुरू करते हैं टोटल एक्विटी फर्म, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म फर्स्ट राइजेस, पहले वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट शील्ड सेविंग। देखें, अगर हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसमें एक साइड पे वैल्यू ऑफ द फर्म आए, दूसरी साइड पे डेट आए, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म पहले इंक्रीज करेगी, एक पॉइंट तक इंक्रीज करेगी। इंक्रीज क्यों करेगी? बिकॉज ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स से शील्ड सेविंग। बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हम इंटरेस्ट रेट पे करते हैं कूपन होल्डर्स को, दैट इज़ टैक्स डिडक्टेबल। वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से अपने प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करते हैं। और अगर प्रॉफिट्स में से कोई भी चीज़ डिडक्ट होगी, कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट होता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा होगा कि अगर प्रॉफिट्स में से कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट होता है तो उसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है तो टैक्सेबल इनकम जब कम होती है तो हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है। और पाकिस्तान में हमने देखा कि मार्जिनल टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%। इसका मतलब कि हमें 30% की बचत हो रही है उस रकम के ऊपर जो सारी हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स करने की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स हमने की हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंस हमारा यहाँ से माइनस हो रहा है। सो ये याद रखें कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में नहीं है। अगर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन का आपने देखा होगा, दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस, उसकी वजह से कोई कैश नहीं जा रहा होता, लेकिन डेप्रिसिएशन भी हमारे प्रॉफिट्स में से माइनस होता है और जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम कम होती है। टैक्सेबल इनकम हमारी कम होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन हमें टैक्स का फ़ायदा देता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि कई कंपनी दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के। वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, द अदर इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मेथड, राइट। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर हम देखते हैं तो उसमें होता है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, और अगर हम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड देखते हैं तो उसमें हर साल डिफरेंट डेप्रिसिएशन यूज़ होती है। सो
डिफरेंट, जिसमें शुरू में एक्सेस ज़्यादा होती है। शुरू में जो एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन में क्यों जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द रीज़न? ओवरऑल जो पूरे प्रोजेक्ट में डिप्रिसिएशन होती है वो सेम होती है, लेकिन शुरू में उसमें जो डिप्रिसिएशन का रेट है वो हाई होता है। वो इसलिए होता है कि देखें, अगर आपको एक बड़ी मशीनरी में इन्वेस्ट करें, बड़ी मशीनरी में इन्वेस्ट करें या एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले साल प्रॉफिट्स आपके लो हों या फिर जीरो प्रॉफिट हो। जीरो प्रॉफिट इस वजह से कि उस पहले एक साल में कंपनी जो एक पूरा साल लग जाए जिसमें आपकी फैक्ट्री सेटअप हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं और आपका भी प्रोजेक्ट जनरेट ही नहीं हुआ, तो आप उनकी डिप्रिसिएशन हाई ले लेते हैं। अगर आप हाई डिप्रिसिएशन पहले सालों में ले लेंगे तो आपका जो अगर लॉस है वो कम हो जाएगा, या फिर अगर आपका प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? द रीज़न इज़ दैट कि आपकी जो प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से माइनस करेंगे हम डिप्रिसिएशन को, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है कम हो जाएगी और आपको टैक्स की बचत होगी। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज है कि जब शुरू में हम एक कंपनी जिसके अंदर 100% इक्विटी है उसमें अगर डेट ऐड होता है, तो शुरू में ये होता है कि जो कंपनी की मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, बिकॉज वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हम पे कर रहे होते हैं उसको हम अपने प्रॉफिट्स में से कम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से हमारा जो टैक्स पेएबल है वो कम है, एंड वी आर सेविंग कैश फ्लोज। तो शुरू में हमने देखा कि अगर डेट ऐड किया जाएगा तो मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन देन रीचेस अ मैक्सिमम पॉइंट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाती है, and that point is called optimal capital structure, and finally falls because of excessive fall in net income and equity because of interest payments, and वो गिरना इसलिए शुरू करती है और उसके बाद गिरना शुरू कर देती है जो वैल्यू, और उसके बाद हम और डेट लेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारी जो नेट इनकम है उस पर सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज और इक्विटी वैल्यू पे भी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत हाई हो जाती हैं। देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट इज़ अ डबल एजेड सॉर्ड, इसका एक फ़ायदा भी एक नुकसान भी है। पहली बात ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट हमारी जो नेट इनकम में से माइनस होगी, लेकिन हम अपनी नेट इनकम को जो इंटरेस्ट पेमेंट के फ़र्क पड़ता है हमारा नेट इनकम के ऊपर, इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हो रही होती है। हम उसको कम करना चाहते हैं लेकिन अपनी नेट इनकम को बहुत ज़्यादा कम नहीं करना चाहते हैं। हमें फ़ायदा तो हो रहा है टैक्स शील्ड की वजह से, लेकिन अगर आपकी नेट इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर आप उस चीज़ को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा कि आप उसको पे कैसे करेंगे। पहली बात देखिए, टैक्स के तो फ़ायदे हैं कि चलें लेट्स मेक इट सिंपल कि सबसे पहली बात कि हमारे बिजनेस के अंदर अभी कोई भी इक्विटी, सब टोटल इक्विटी फाइनेंसिंग है, कोई डेट फाइनेंसिंग, इसमें कोई रिस्क नहीं, राइट? बहुत कम रिस्क है हमारे लिए फॉर द बिजनेस, और कम रिस्क है फॉर द बिजनेस। सेकंड चीज़ ये कि अगर हम उसके अंदर डेट ऐड करते हैं, अगर हम 50% डेट अप कर देते हैं, 50% डेट करते हैं तो क्या होगा? 50% डेट का ये मतलब है कि अब हर साल हमें 50% जो हमारी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है उस पर हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है, कि उसको हम अपनी इनकम में से माइनस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जिसकी वजह से हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, हमारा टैक्स बच रहा है। लेकिन अगर हम 50% कर देते हैं, 60% या 70%, तो फिर ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, हमने ये देखना है कि हमारे पास इतनी कैश फ्लो आ भी रही है हर साल की, हम वो पे कर सकेंगे कि नहीं पे कर सकेंगे। अगर हमारी आपने अक्सर बिजनेसेस का देखा होगा, उनकी कैश फ्लोज या फिर नेट प्रॉफिट्स एक जितने नहीं होते, किसी साल ज़्यादा होते हैं, किसी साल कम होते हैं। तो अगर लेकिन जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है वो तो सेम लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी जो है ऑपरेटिंग लेवरेज में ऐसे देखा, फिक्स कॉस्ट हमारी बढ़ रही है इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से। तो अगर वो हमारी काफ़ी बड़ा एक पोर्शन हो जाता है और नेट इनकम हमारी फ्लक्चुएट कर रही है, या फिर वो तो फिर हमारी तो ओवरऑल जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट से हमें टैक्स का फ़ायदा वो तो बाद में आएगा। पहले वो अगर हम वो पे कर सकेंगे तो उसके बाद ही तो हम उसका टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इफ़ वी आर नॉट एबल टू पे इट तो फिर देन वी आर बस्टेड। सो हमने ये देखना है कि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एक्सेसिवली अगर हाई हो जाती है तो देन इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर द बिजनेस। सो हम ये दोनों इफेक्ट्स देखेंगे। आप किसी भी कंपनी के लिए आराम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ यू कैन यूज एक्सेल टू डू दैट, यू जस्ट नीड द नंबर्स। कि आपने करना ये है कि आपने देखना है कि अगर कंपनी की बिल्कुल इक्विटी वो यूज़ करिए तो ऑब्वियसली आप 100% इक्विटी बिजनेस है तो आपको डेट ज़रूर लेना चाहिए, इसलिए कि उसमें आपको फ़ायदा है, आपकी ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाएगी। लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी जो उस पॉइंट तक डेट लेना है जहाँ पे आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। अब उस पॉइंट से वो पॉइंट कोई भी हो सकता है। आपने अब ऑब्वियसली ये डिफरेंट आपकी जो हर कंपनी की जो इनकम है वो डिफरेंट है, हर कंपनी के
मार्जिन इंटरेस्ट रेट तो सेम ही होगा, लेकिन हर कंपनी की जो इंटरेस्ट रेट आपने पे करना होता है वो भी डिफरेंट होगा, हर कंपनी की बॉन्ड्स की वो डिफरेंट होती हैं इंटरेस्ट रेट। सो आप उसके बेसिस पे देखेंगे कि अगर हम अपनी परसेंटेज ऑफ डेट इंक्रीज करते हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो कहाँ तक हमें उसका फ़ायदा हो रहा है, कहाँ तक हमारी हमें जो इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट से फ़ायदा हो रहा है, टैक्स फ़ायदा वो ज़्यादा है और इंटरेस्ट पेमेंट हमारे लिए पे करना इतना मुश्किल नहीं है, देन इट्स फाइन। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अगर इंटरेस्ट पेमेंट इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आपको बिजनेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बिकॉज आप अपने नेट प्रॉफिट में से पे करनी हो, नेट प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी इंटरेस्ट पेमेंट बन जाती है, देन यू डोंट वांट टू इंक्रीज योर डेट। और सो ये आपने आइडियली देखना है कि कितना आप डिफरेंस रखना चाहते हैं, क्या प्रपोर्शन ऑफ नेट इनकम की इंटरेस्ट पेमेंट्स को रखना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड। लेकिन आई टोल्ड यू अबाउट प्रिंसिपल ये है कि आप वहाँ तक उसको इंक्रीज़ करें जहाँ तक आप उसको सस्टेनेबली इजीली पे कर सकते हो। अगर आप उसको उससे आगे इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी हो सकता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिक्रीज, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिक्रीज होगी, लेकिन यू विल बिकम वेरी रिस्की। एंड अगर आप ज़्यादा रिस्की हो जाएंगे तो आप ऑब्वियसली अगर एक साल इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर पाएंगे तो यू विल लूज़ द मनी, यू विल लूज द बिजनेस। अब देखें, अगर ऑब्वियसली आपका और आप 1% से ज़्यादा डेट लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जितने भी डेट होल्डर होते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी 40% या 50% डेट है, तो आप अगर डेट और ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके जो डेट होल्डर्स हैं वो पहले देखेंगे, वो पहले ये देखते हैं कि पहले परसेंटेज क्या है डेट की, वो देखते हैं अगर 40 या 50% है दे विल नॉट गिव यू डेट, बिकॉज वो कहेंगे कि आप ऑलरेडी आपका 40% या 50% बिजनेस फाइनेंसिंग का जो मिक्स है वो डेट में है, तो अगर आप और डेट लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इंटरेस्ट पेमेंट करने में हमारे लिए, तो हम अपना पैसा इतना रिस्क नहीं ले सकते। और अगर हो सकता है आपको वो दे भी दें फाइनेंसिंग, तो वो दे विल चार्ज यू, वो कहेंगे कि यू आर मोर रिस्की नाउ, आप 40-50% ऑलरेडी डेट में हो और आप और डेट अगर आपको रिक्वायर्ड है, देन यू हैव टू गिव अस अ ग्रेटर रेट ऑफ रिटर्न, तो वो अपना रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज कर देंगे। इसलिए हमने देखा था कि एक रेशो, जब हमने रेशो एनालिसिस में देखी थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डेट होल्डर्स हमेशा उसको देखते हैं कि ये जो कंपनी है ये अपने प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट को कितने टाइम्स पे कर सकती है। और जैसे जैसे आपकी डेट फाइनेंसिंग, आपकी ओवरऑल फाइनेंसिंग मिक्स में इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नीचे आती जाती है। ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने ज़्यादा आपको डेट होल्डर आसानी से डेट दे देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, बिकॉज सबको पता है कि आपके पास काफ़ी पैसा जिसमें से आप इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर नीचे आना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा, वो हमें ये बताती है कि ओवरऑल हमारी इनकम, मतलब इट इज़ इंटरेस्ट पेमेंट्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम, राइट, कि आप अपनी नेट इनकम से इंटरेस्ट पेमेंट कितनी दफ़ा पे कर सकते हैं। सो ये हमें रेशो बता दिया कि कितनी आसानी से एक बिजनेस अपनी इंटरेस्ट पेमेंट पे कर सकता है, और ये जितना बड़ा नंबर होगा उतना बिजनेस के लिए बेहतर है। और जैसे जैसे नंबर नीचे आता जाएगा वैसे वैसे कंपनी की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा, उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी और उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाएगी, उसके अलावा उसके लिए नया डेट इशू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो रिमेंबर कि आपने डेट इंक्रीज तो करना है, लेकिन आपने देखना है कि अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत डाउन होती जा रही है, देन यू शुड बी कंसर्न। आपने उस पॉइंट तक रखना है जहाँ पे आप सस्टेनेबली उस डेट को, उस इंटरेस्ट रेट को पे कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा में जाएंगे देन यू आर इन शेकी टेरिटरी, वहाँ पे आप अपना बिजनेस आपका पूरा बिजनेस भी बैंकरप्ट हो सकता है। Right, so the share price is equal to P0 is equal to total value divided by the number of shares, or equity value divided by number of shares। एक शेयर की प्राइस हमने निकाली है तो हम टोटल वैल्यू को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, या इक्विटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट प्राइसेस, अब देखें अगर हम डेट इंक्रीज करते हैं तो इसमें शेयर प्राइस भी, जो हमारी जो ओवरऑल शेयर प्राइस है वो पहले राइज करेगी, देन रीचेज अ मैक्सिमम, some point as maximum value and finally falls. Follow the same shape as the total market value of the firm. Share price is a measure of a firm's value. So share price जो होता है वो बेसिकली हमें बता रहा होता है कि व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हमने देखा है कि जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस भी पहले जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा तो शेयर प्राइस इंक्रीज होगी पहले। क्यों? बिकॉज आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रही है, और अगर आप आराम से वो इंटरेस्ट पेमेंट्स कर सकते हैं, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतनी लो नहीं हो रही,
तो लो ऑब्वियसली होगी जैसे जैसे आप डेट इंक्रीज करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंटली लो नहीं हो रही, तो उससे आपकी ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू वो बढ़ेगी। सो कोई भी बिजनेस जो 100% एक्विटी फाइनेंसिंग पे चल रहा है, उनको अपनी डेट फाइनेंसिंग डेट ज़रूर इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज उससे उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है, टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, जो उनकी शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज करेगी। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट ना हो। अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक पॉइंट तक आप उसको इंक्रीज करते ही जा रहे हैं डेट को आप अपनी फाइनेंसिंग बेस में, तो एक पॉइंट आएगा जब आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिग्निफिकेंटली बैड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग भी इफेक्ट होगी और फ्यूचर में आपकी जो पेमेंट करने इंटरेस्ट पेमेंट करने की जो सलाहियत है वो भी कम होगी। तो इस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेशियो है, जिसका हमें याद रखना है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड उसको हमें एडवर्सली इफेक्ट नहीं होने देना, अदरवाइज वी कैन गेट इन ट्रबल। सो अगेन द प्रिंसिपल इज increase the debt if you are a 100% equity firm, 100% equity firm है तो आप डेट को इंक्रीज करें, और जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करेंगे आपकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी एक पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जहाँ तक आप डेट पेमेंट को सस्टेनेबली पे कर सकते हैं, उस पॉइंट तक आपको जो टैक्स एडवांटेज डेट की वजह से मिल रहा है दैट इज गुड। लेकिन उस पॉइंट के वो पॉइंट जिसके बाद आपकी सलाहियत है जो डेट पेमेंट करने की वो कम हो रही है, आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, वो सिग्निफिकेंटली डाउन हो रही है, उस पॉइंट के बाद आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। सो यू हैव टू सो हर कंपनी के लिए ये पॉइंट डिफरेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑब्वियसली, एंड डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द डेट होल्डर। सो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये हर कंपनी के लिए डिफरेंट होगा, बट रिमेंबर द प्रिंसिपल, इफ यू आर 100% equity firm, increase the percentage of debt in your financing mix, but you have to increase उस पॉइंट तक इंक्रीज करें जहाँ तक आप सस्टेनेबली डेट पेमेंट्स कर सकें, और जहाँ तक आपको जो टैक्स एडवांटेज है डेट पेमेंट्स का वो आपको मिलता रहे सस्टेनेबली, वहाँ तक सही है। लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जाके एडवर्सली इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और लोग ये देखना शुरू करेंगे कि इतनी एक्सेसिव इन्होंने डेट ले लिया, ये अपनी इंटरेस्ट पेमेंट वापस करने के लिए मुश्किल हो जाए। तो अगर वो उस पॉइंट से हमने थोड़ा दूर रहना है, हम उसके बहुत करीब ही नहीं जाना। अगर हम बहुत करीब जाएंगे तो फिर हम उस ट्रैप में फंस जाएंगे, और हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सकेंगे, देन विल बी बैंकरप्टेड। सो एवरी बिजनेस हैज टू फाइंड दैट पॉइंट देमसेल्फ, और आप भी अपनी कंपनी के लिए वो ये पॉइंट खुद फाइंड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। As 100% equity firm replaces more and more equity with debt or leverage, mean or expected earning before interest and taxes assumed to be unchanged, although excessive debt can cause it to rise because of higher operational costs and because of financial distress. देखिए जब हम एक कंपनी जब फर्म रिप्लेस करती है मोर एंड मोर एक्विटी डेट, जब 100% एक्विटी में आहिस्ता आहिस्ता वो अपने लेवरेज को अपने डेट को इंक्रीज करिए, तो जो आपकी मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं वो एज्यूम टू बी अनचेंज। मीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हैं वो अनचेंज रहती हैं, ऑल्दो एक्सेसिव डेट कैन कॉज इट टू राइज। अगर वो अनचेंज रहती है बिकॉज हमें एक टैक्स एडवांटेज भी हो रहा है इसका, और तो इस वजह से इतनी ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सेसिव डेट कैन कॉज इट टू राइज, अगर एक्सेसिव डेट हो जाता है तो फिर ये राइज कर सकती हैं बिकॉज ऑफ हाई ऑपरेशन कॉस्ट, बिकॉज हमारी जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएंगी, एंड बिकॉज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी में बढ़ जाएगी। मीन अर्निंग बिफोर टैक्सेस विल फॉल बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट प्राइस, देखिए मीन अर्निंग बिफोर टैक्सेस विल फॉल, जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस वो फॉल कर जाएंगी बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मीन नेट इनकम और अर्निंग्स जनरली फॉल कंटिन्यूसली बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट्स राइज फास्टर देन एनी इंटरेस्ट और टैक्स सेविंग। देखिए जो हमारी मीन नेट इनकम है वो कंटिन्यूसली फॉल करेगी। आपकी जो जैसे ही आप डेट लेना शुरू करेंगे आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होना शुरू हो जाएगी, और वो फॉल करती रहेगी बिकॉज जो हमें देखिए हम जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो ऑलवेज हाई होगी, जो हमें टैक्स की सेविंग हो रही है वो ऑब्वियसली हमें कम हो रही है, बिकॉज इंटरेस्ट सेविंग तो हमें सिर्फ 30% हो रही है, इसलिए कि 30% हम टैक्स पे कर रहे थे उसका। सो इसलिए हमारी कंटिन्यूसली फॉल करेगी, लेकिन हम उस पॉइंट तक उसको अपने डेट को इंक्रीज करेंगे जहाँ तक हम सस्टेनेबली हम देखते हैं कि हमारी जो अगर हम एक्विटी हमारे पास 100% एक्विटी, तो हम देखेंगे हमारी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दैट इज 40 या 50, दिस इज एक्सेसिवली हाई।
तो अगर हम उसको हम देखते हैं कि हमारी इंटरेस्ट कवरेज एक पॉइंट तक वो कम करने में हमें कोई मसला नहीं हो रहा, तो हम इस बार्गेन को ले लेते हैं, फिर एक इशू नहीं है। लेकिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, 10 हो जाती है या फिर 5 हो जाती है या फिर बिल्कुल 4 या 3 पे चले जाते हैं, देन इट्स अलार्मिंग। आप इस पॉइंट तक नहीं जाना चाहते, आप इस पॉइंट से पहले रहेंगे, क्योंकि तब आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर नहीं सकेंगे। एंड इफ़ यू डोंट मेक योर इंटरेस्ट पेमेंट्स, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। Mean earning per share is equal to net income divided by number of shares outstanding. Generally first rises if the number of share falls, if equity is replaced with that. Then reaches a maximum, different capital structures mix from that which maximizes value in share price and finally falls, right? So earning per share क्या होती है? This is a measure mostly used, जो companies use करती हैं कि एक earning पर उनको अर्निंग क्या हो रही है शेयर के ऊपर। सो वो निकलती कैसे है? दिस कि हम देखते हैं कि नेट इनकम बिजनेस की क्या है, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कि कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। इस नेट इनकम को डिवाइड कर देते हैं कि जितने शेयर्स हमारे आउटस्टैंडिंग है, तो हमें पता चलता है एक अर्निंग में कितनी, एक शेयर पे हमारी कितनी अर्निंग हुई। ये जनरली फर्स्ट राइज, मतलब जनरली पहले ये राइज करती है, पहले ये बढ़ती है इफ नंबर ऑफ शेयर फॉल्स। अगर आपकी नंबर ऑफ शेयर, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स है वो गिरते हैं, तो ये पहले बढ़ेगी। अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली देखिए, हम क्या करेंगे, हम इक्विटी कम करें और डेट इंक्रीज करें। इसका मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स कम होगी अगर इक्विटी कम हो रही है। सो अगर नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होगी। जनरली फर्स्ट राइजेस इफ द नंबर ऑफ शेयर फॉल्स इफ इक्विटी इज रिप्लेस बाय डेट। ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है इसको हम डेट से रिप्लेस करें, ये कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी अर्निंग पर शेयर राइज होगी। Then reaches a maximum, different capital structures mix from that which maximizes value। फिर एक पॉइंट पे जाती है जहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाती है, एंड उसके बाद एंड फाइनली फॉल्स बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट्स ग्रो फास्टर। एंड फाइनली वो फॉल करना शुरू कर देगी बिकॉज हमारी नेट पेमेंट, अगर हमारी डेट पेमेंट एक्सेसिवली, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन डेट में चले जाते हैं, तो हमारा जो नेट इनकम है ये कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होती है। टैक्स का एक फ़ायदा आता है लेकिन वो हमेशा इंटरेस्ट पेमेंट से कम होता है। सो ये हमारी फॉल करना शुरू कर देगी नेट इनकम, जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है। Similar shape of the share price curve, but which is a maximum at different debt ratio and capital structure. For optimizing capital structures, we should focus on share price and not EPS, right? So इस पे भी वही होता है कि जैसे जैसे हम हम इक्विटी को कम करेंगे और डेट को इंक्रीज करेंगे, अगर हम 100% इक्विटी बिजनेस है तो हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद इंक्रीज क्यों करेगी? बिकॉज हमारी जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कम हो जाएंगे इस इक्वेशन में, और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कम होते हैं अगर, तो इसका बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईपीएस, तो ईपीएस हमारी बढ़ेगी। और लेकिन उस पॉइंट तक बढ़ेगी जहाँ तक एक पॉइंट तक बढ़ेगी, उस एक पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम 30 या 40% पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारी इंटरेस्ट पेमेंट इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है जिसकी वजह से हमारी नेट इनकम कम होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे जाके हमारी अर्निंग पर शेयर डाउन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि एक जो कर्व की शेप है वो सिमिलर शेप, दिस इज सिमिलर शेप, ऐसे इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप बनती है, नॉट इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप बनती है। तो हमने ये देखा है कि सिमिलर शेप टू शेयर प्राइस कर्व बट विच इज मैक्सिमम डिफरेंट। शेयर प्राइस कर्व जो होता है वो शेयर प्राइस में मैंने देखा था कि शेयर प्राइस भी शुरू में पहले बढ़ेगी, हम ज़्यादा डेट लेते हैं तो एक पॉइंट पे आके कम हो जाएगी, लेकिन ईपीएस और शेयर प्राइस का जो मैक्सिमम होने का पॉइंट है वो डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन द डेट रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन याद रखें कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं तो वी शुड फोकस ऑन शेयर प्राइस नॉट ईपीएस। अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो हमें फोकस करना चाहिए शेयर प्राइस के ऊपर, हमें फोकस करना चाहिए, ईपीएस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वी वांट टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड वो हमारी शेयर प्राइस से होगी, ईपीएस से नहीं होगी। जिस पॉइंट पे हमारी शेयर प्राइस पे होगी दैट इज द बेस्ट पॉइंट फॉर अस। But now coming to earning risk. Earning risk is variation or standard deviation. Increases because of leveraging or magnifying effects of debt. Debt increases financial distress and risk of bankruptcy. The earning risk, variation or standard deviation increases. Earning risk हमारा increase हो जाता है because of leveraging, ज़्यादा debt लेने की वजह से, magnifying effect of debt. डेट इंक्रीजेज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बैंक्रप्सी ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया कि अगर हम ज़्यादा डेट ले लेते हैं तो हमारा जो बर्डन होता है ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी हमारा इंक्रीज हो जाता है। सो ट्रेडिशनलिस्ट थ्योरी इफेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन अर्निंग एंड रिस्क, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हमें
डेट हमारे लिए बेहतर है शुरू में, लेकिन एक पॉइंट के बाद इट्स नॉट गुड फॉर अस. सो जो थ्योरी में बता रही है दैट इज़ क्वाइट understandable, and and the market completely agrees with that. So, and if the firm is financially unhealthy, अब financially unhealthy firm है कि financial situation इतनी अच्छी नहीं है firm की, that is earning before interest and taxes divided by total assets is divided by cost is less than cost of debt, then some fall in EBIT can lead to a large fall in return on equity. देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो हमारे हैं डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, अगर वो कॉस्ट ऑफ डेट से कम है कि जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें पे करने से कम है, देन अगर एक थोड़ा सा भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में और चेंज आएगा, दैट कैन लीड टू अ लार्ज फॉल इन रिटर्न ऑन इक्विटी, बिकॉज ऑब्वियसली फिर हमारे बिजनेस के बैंकरप्ट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो अगर बैंकरप्ट होगा तो इक्विटी होल्डर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, सो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा लो हो जाएगा. राइट, सो now we see weaknesses of capital structure mathematical models. Right, so here are some of the rules of thumb or general principles financial managers keep in view while deciding for capital structure of a company. So अभी हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजर्स अपने माइंड में रखते हैं जब वो कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. So you should always remember this when you are in a position of जब आपको ये डिसीजंस करने हो तो आप इन सब बातों को याद रखिए, and they will help you and making some very good decisions about the company जो आपके कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अच्छे होंगे. So first of all I want to see forecasting errors. So change in cost of debt and equity or capitalization rates are unpredictable when debt ratio is changing. Right, जो हमारी cost of debt और equity capitalization rates जो होती हैं वो cost of debt या equity होती है वो unpredictable होती है जब debt ratio change हो रही है. सो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं. ये फोरकास्टिंग वजह से फोरकास्टिंग एरर होते हैं जिसमें हमारी डेट रेशो जब चेंज हो रही है. डेट रेशो चेंज कब होगी? डेट रेशो जब भी चेंज होगी जब हम डेट को कॉन्स्टेंटली ऐड करें. सो हमने ये नहीं करना कि हम बस उसको ऐड करते जा रहे हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड करके देखें उसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ डेट एंड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे. एंड इट इज़ नॉट दैट कि आप ऑल ऑफ अ सडन उसको करते जाएं फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच जाएं. नो, सो जस्ट डू इट ग्रेजुअली एंड सी व्हाट इफेक्ट्स इट हैज़ ऑन द ओवरऑल कंपनी. इसलिए कि कई दफ़ा हमारे कुछ फोरकास्टिंग एरर्स होते हैं और कई दफ़ा हम कुछ चीज़ों को इसी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, हम वो कर देते हैं और फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहाँ हमारे लिए काफ़ी मसला बन जाता है. सो जो फोरकास्टिंग एरर्स की वजह से मसाइल आ सकते हैं. सो डू द चेंजेस not very rapidly but do the changes gradually. Changes in interest before interest and taxes are also difficult to correlate to changes in debt or capital structure. So देखिए जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो चेंज आ रही होती है वो भी कोरिलेट करना मुश्किल होता है कि जब हम डेट को इंक्रीज करें कैपिटल स्ट्रक्चर में. सो इस बात का ध्यान रखिए कि आप डेट को तो इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आपको पता है कि इंटरेस्ट EBIT में चेंज आएगी वो क्या होगी. ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट रेट आपका कूपन रेट सारे इतने बनते हैं तो वो इसमें से माइनस ऑब्वियसली इसकी वजह से ही कम होता है. लेकिन आप उसको कोरिलेट 100% नहीं कर सकते कि आपने कि इतनी पेमेंट है और यहाँ से माइनस हो रही है. उसमें कई दफ़ा प्रेडिक्शन एरर्स होते हैं, कई दफ़ा ऐसी और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. कई दफ़ा हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास हम इंटरेस्ट की हमारी पेमेंट इतनी, हम ये नहीं देख रहे होते कि EBIT में ऑपरेशन प्रॉफिट हो सकता है सेल्स कम हो जाए, हो सकता है कोई और चीज़ कम हो जाए. सो फोरकास्टिंग में एरर्स आ सकते हैं, इसलिए हमने वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड दूसरी बात यह है कि अब उसको बिल्कुल एक्सटेंड वर्ज पे ना ले जाएं, आप अपना कोई मार्जिन फॉर एरर लाजमी रखें, बिकॉज हमारी फोरकास्टिंग में भी एरर्स होते हैं और मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हमारा अगर यहाँ पे छोटी बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इट इज़ वेरी कॉस्टली फॉर द बिजनेस. शेयर प्राइस एंड EPS कैलकुलेशन इज़ वेरी सेंसिटिव टू माइनर एरर्स इन एस्टिमेट्स. लेकिन शेयर प्राइस एंड EPS, शेयर प्राइस और EPS की जो कैलकुलेशन होती हैं उसमें अगर छोटी सी भी एस्टिमेट्स में हमारी एरर होता है उसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है. So we have to be very careful in finding all the estimates in this. So weaknesses of capital structure, mathematical models में weaknesses क्या हैं? Let's focus on that. Focus on corporate finance is on market value of equity, debt and stocks. But market value may not be so important for proprietorships and private limited companies.
where only a few shareholders to whom the market value assessed by investors in the market is irrelevant. So हमने ये देखा कि corporate finance में obviously we are mostly concerned with the corporate sector, तो उसमें जो फोकस होता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेट और स्टॉक्स पे होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू में नॉट बी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोप्राइटरशिप्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है वो प्रोप्राइटरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जहाँ पे वेयर ओनली फ्यू शेयर होल्डर्स, जहाँ पे सिर्फ कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं टू होम द मार्केट वैल्यू असेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द मार्केट इज रेलेवेंट, उनके लिए मार्केट वैल्यू इररेलेवेंट होती है. सो हमने देखे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जब डेट को इंक्रीज करें तो मार्केट वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमने वहाँ तक अपना डेट को इंक्रीज करना है जहाँ तक मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है. लेकिन अब अगर हम सोल प्रोप्राइटर के केस में आते हैं तो वहाँ पे जो ऑब्वियसली उनके पास तो मार्केट वैल्यू का इतना होता ही नहीं है कि बिकॉज उनके पास ऐसी दे आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट द मार्केट वैल्यू, तो वो कितना डेट लेंगे. लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि वो भी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट यही है कि उतना डेट लें जितना वो सस्टेनेबली पे कर सकते हो. अगर वो उससे ज़्यादा डेट लेंगे तो रूल इज़ द सेम कि अगर उससे ज़्यादा डेट लेंगे दे विल नॉट बी एबल टू पे, एंड वेदर दे आर सोल प्रोप्राइटर्स, वेदर दे आर कॉर्पोरेशंस, इफ दे आर नॉट एबल टू पे दैट और देन दे आर इन ट्रबल. लेकिन कॉर्पोरेशंस के लिए तो फिर भी है, देयर इज़ लिमिटेड लायबिलिटी, और वो तो उनके लिए आसानी इसलिए आसे कि उनके एसेट्स ही सिर्फ जाएंगे, और जो वहाँ पे मैनेजमेंट है या बाकी लोग हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरफ कोई नहीं आएगा. लेकिन शेयर जो हमारी प्रोप्राइटरशिप्स एंड प्राइवेट कंपनीज हैं वो अगर डेट एक्सेसिव ले लेती हैं तो उनके अगर वो एसेट्स तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. अगर आपके एसेट्स से वो पैसे पूरे नहीं हो रहे तो आपके पर्सनल एसेट्स भी दिए जा सकते हैं डेट होल्डर्स को. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी मोर केयरफुल. देखें, केयरफुल तो कंपनीज को भी होना चाहिए, ऑब्वियसली दे हैव ह्यूज स्टेक्स इन दैट, लेकिन सोल प्रोप्राइटर्स और प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद है अगर बिजनेस को वाइंड अप कर, अगर बिजनेस एक बिजनेस फेल हो जाता है तो उसके एसेट्स बेच के जो उनके डेट होल्डर्स हैं उनको पैसा दिया जाएगा. अगर वो एसेट्स बेचने के बाद इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा तो जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं, उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल घर, वो सारी चीज़ें भी बेच के पैसा डेट होल्डर्स को वापस किया जाएगा. सो उनका रिस्क इवन ज़्यादा है. सो इसलिए उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि डेट की तरफ जाने से पहले कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो द स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई. Fundamentally, stock price should be fundamentally driven by operating decisions and focus on improving earning and cash flows, and not by manipulating capital structure. Capital structure and corporate financing can be used to fine-tune the value. So एक और बात जो हमारी अब याद रखें कि स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करने के लिए वो ऑपरेटिंग डिसीजंस होने चाहिए एंड फोकस ऑन इम्प्रूविंग अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज. अगर ऑपरेटिंग डिसीजन, अगर एक कंपनी अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स करती है, एक कंपनी अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, इनोवेशन कर रही है, नई चीज़ें ला रही है, उसकी वजह से अगर उनकी ये सारे ऑपरेटिंग डिसीजंस हैं, उनकी वजह से अगर उनकी अर्निंग इंप्रूव हो रही है, कैश फ्लो इंप्रूव हो रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग. वैसे होना चाहिए एंड नॉट बाय मैनिपुलेटिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करके अगर आप कंपनी की स्टॉक प्राइस को इंक्रीज करें, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द कंपनी. इसलिए कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर तो सिर्फ मैनिपुलेट हो रहा है, इसमें कोई ऑपरेशनल तो चीज़ नहीं हो रही पीछे, सिर्फ हम एक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को चेंज कर रहे हैं. सो ज़्यादा हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अपनी कंपनी के ऑपरेशनल डिसीजंस को कैसे चेंज करके कंपनी के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें, बजाय इसके कि वी कीप ऑन ट्विकिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर्स. कैपिटल स्ट्रक्चर्स को ट्वीक करने से वी विल नॉट गेट द जो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को ट्वीक करने से जो हमें रिटर्न्स में इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा, दैट शुड नॉट बी द सोल स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी. ये सिर्फ ये होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कैन बी यूज्ड टू फाइन ट्यून द वैल्यू. फाइन ट्यून करने के लिए ठीक है, लेकिन आवर सोल फोकस शुड नॉट बी टू फोकस ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर टू गिव अस द रिटर्न्स, टू इंक्रीज आवर रिटर्न्स. फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारे ऑपरेशनल डिसीजंस हों, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ऐसे नए प्रोडक्ट्स लाएं जो हमें एडिशनल कैश फ्लोज दें, हम पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें. तो ये चीज़ें सस्टेनेबली हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएंगे. और कैपिटल स्ट्रक्चर को हम फाइन ट्यून करेंगे सिर्फ इसलिए कि हमारे पास हमारा कैपिटल जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इतनी ज़्यादा हाई ना हो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में कि हमें लग रहा है कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे. सो इसके लिए अगर हम फाइन ट्यून करते हैं अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, देन इट्स फाइन. लेकिन डोंट सोली फोकस on the capital structure to deliver all the returns. You have to focus on the operational decisions of the firm, जिसकी वजह से आप improvements ला सकें
So a capital structure is here to fine tune the value, but not to create the value in itself. It is not the purpose in itself. Financial stability and conservatism versus real-time capital structure optimization. Aim for target capital structure. सो बेसिकली हमारा एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हम एक टारगेट कर लेंगे. दिस इज लेकिन सबसे पहले हम अपनी कंपनी की इनकम देखेंगे कि हमारी इनकम जो है वो है कितनी है. उसकी बेसिस पे हम एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर रख लेंगे. हम उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इसके जो हमारा टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके इर्द गिर्द ही रहे. लॉन्ग टर्म वायबिलिटी वर्सेस शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन. देखिए शॉर्ट टर्म में आप अपनी स्टॉक प्राइस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर हम डेट से इक्विटी की तरफ चले जाते हैं, इक्विटी से डेट की तरफ चले जाते हैं. लेकिन ये भी हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी वायबल है कि नहीं. ये ना हो कि एक कुछ पीरियड्स में तो हम अच्छा जो स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइज करने के उसके बाद कंपनी फेल हो जाए. सो दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ द बिजनेस. एंड दूसरी बात ये याद रखें कि अगर आपके पास कम्प्लीटली इक्विटी है और आप डेट बिल्कुल नहीं है, देन दैट्स नॉट गुड फॉर यू. अभी हम डिस्कस आगे करेंगे. अगर आपकी कंप्लीट इक्विटी फर्म है और आपका डेट बिल्कुल नहीं है तो आपको कोई फर्म आके बाय करके आपकी कंपनी में डेट ऐड कर सकती है. लेवरेज बाय आउट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ लेवरेज बाय आउट. और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो होती हैं वो अक्सर ऐसे करती हैं. So that's another point which you have to consider. So financial ratio targets. जो interest coverage ratio है देखें times interest earned. Earning before interest हमारी earning कितनी है और divided by interest. तो ये आप ये जो earning before interest and taxes divided by interest, ये जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जैसे जैसे आप अपने डेट को इंक्रीज करें आप ये देखें कि रेशियो कैसे इंक्रीज हो रही है. और याद रखें कि हायर ओवर 2 रेशियो इज बेटर. 2 भी कंजर्वेटिव है. 2 से ज़्यादा हो, 2 से 3 या 4 हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू. लेकिन 2 इज़ द मिनिमम. अगर 2 से कम है तो देन यू आर इन ट्रबल. देन आपके लिए बहुत मसाइल बन सकते हैं. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. मैंने आपको पहले बताया था कि रेटिंग एजेंसीज जो इसको यूज़ करती हैं ये बताने के लिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आपको एक रेटिंग देने के लिए. सो फोकस ऑन दैट. लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो शुड बी अबाउट 30%. सो जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको जो टोटल कैपिटलाइजेशन से हम कंपेयर करते हैं दैट इज अबाउट 30%. फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस माइनस लीज रेंटल्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस लीज रेंटल्स प्लस एडजस्टेड सिंकिंग फंड पेमेंट. सो ये हमारी फिक्स पेमेंट्स आ जाती हैं. देखें जो लीज पेमेंट है दैट इज़ अ फिक्स पेमेंट एज वेल. अर्निंग लीज रेंटल्स हमें पहले मिल रहा है. देखें इंटरेस्ट जो हमारा वो हमारी फिक्स पेमेंट है. उसके अलावा लीज रेंटल हमारी फिक्स पेमेंट है. एडजस्टिंग सिंकिंग फंड पेमेंट ये भी हमारी फिक्स पेमेंट है. ये सारी फिक्स पेमेंट्स हमारी आ रही हैं और वी हैव टू कंसिडर कि हमारे पास इनफ पैसे हो कि हम फिक्स पेमेंट कर सकें. टेक इनटू अकाउंट द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस अदर देन इंटरेस्ट. इसके अलावा maintain reserve borrowing capacity in case attractive positive NPV projects are found and also give the right signal to the market. Management control. Use debt to avoid giving away voting rights and continue and control, but creditors can take control if firm becomes insolvent or defaults. देखिए मैनेजमेंट की हमेशा ये कोशिश होती है कि ज़्यादा डेट ना लिया जाए ताकि आप ज़्यादा वोटिंग राइट अगर शेयर होल्डर्स को देंगे तो वो ज़्यादा कंट्रोल के बस रह जाता है. लेकिन ये याद रखेंगे कि एक्सेसिव डेट हो जाएगा तो क्रेडिटर्स कम्प्लीटली टेक ओवर द फर्म. फिर क्या होगा, आपको सारी की सारी फर्म ख़त्म हो जाएगी, सारा उसको बेच के पैसे सारे क्रेडिटर्स को देने पड़ेंगे. सो ये बाइस मैनेजमेंट का हो सकता है लेकिन दैट कैन बी वेरी एडवर्स फॉर द कंपनी. सो थिंक अबाउट दिस के आप कंट्रोल थोड़ा देते तो हैं एक्विटी से अपने शेयर होल्डर्स को लेकिन आप कम्प्लीटली कंट्रोल लूज नहीं करते जो आप डेट की सूरत में कर सकते हैं. Corporate traders can take over a firm with large assets if debt is too low using leverage buyout. अगर एक कंपनी के बहुत बड़े एसेट्स हैं, बहुत बड़े एसेट्स हैं कंपनी के पास और डेट बहुत ज़्यादा लो है तो कंपनी जो लेवरेज बायआउट यूज़ करके लेवरेज बायआउट के डेट को यूज़ करके कंपनी को बाय कर लिया जाता है. तो ऐसा अक्सर होता भी है. सो कंपनी में कुछ डेट रखना आपके लिए बेहतर है अगर आप टेक ओवर से बचना चाहते हैं. जो लेवरेज बायआउट करते हैं लोग वो कन्विंस करते हैं शेयर होल्डर्स को तो गिव देम कंट्रोल in exchange of high share prices and EPS as a result of future leveraging. So वो बेसिकली शेयर होल्डर्स को कन्विंस करते हैं कि आप अगर हमारे साथ आते हैं तो आपको फ्यूचर में जैसे ऑब्वियसली उन्हें पता है कि जैसे जैसे वो डेट को इंक्रीज करेंगे शेयर जो हमारी मार्केट प्राइस है शेयर प्राइस वो बढ़ेगी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी. सो दैट्स वाई शेयर होल्डर्स डोंट माइंड दैट इफ दैट हैपन्स. सो इस बजाय इसके वो लेवरेज बाय आउट करके ये चीज़ करें. अगर आप खुद ऐसे कर लें अगर तो ये बेहतर है.
Firms with solid assets that can be mortgaged as security against loan and stable sales and operating leverage can generally use more debt more safely. देखिए वो फर्म जिनकी सॉलिड इनकम आ रही है और कोई एसेट्स ऐसे हैं जो मॉर्गेज करके वो लोन ले सकते हैं, तो वो उनके लिए बेहतर है. वो उनके पास स्टेबल सेल्स हैं या फिर एसेट उनके पास एक पड़ा हुआ जिसको मॉर्गेज करके वो सेल्स ले रहे हैं, तो उनको ऑपरेट और वो आसानी से वो डेट उनके लिए ज़्यादा आसान है. लेकिन एक फर्म ऐसी है जिसके प्रॉफिट 1 साल कुछ हैं 2 साल कुछ हैं, तो उसको उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा. उसके पास ऐसे एसेट्स भी जिनको मॉर्गेज करके वो डेट हासिल कर सकती है. दैन इट्स प्रॉब्लमेटिक. दैन ज़्यादा डेट लेना ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. हाई टैक्स ब्रैकेट फर्म, हमने देखा था कि टैक्स शील्ड टैक्स का फायदा हमें होता है. सच फर्म्स हैव ग्रेटर एडवांटेज इन यूजिंग दैट बिकॉज लॉ टैक्स शील्ड सेविंग. अगर कुछ ऐसी फर्म्स होती हैं जिनका टैक्स रेट मार्जिनल टैक्स रेट ज़्यादा होता है, तो वो अगर ज़्यादा रेट लेंगी तो उनको ज़्यादा फायदा होगा. सो फाइनलाइजिंग हमने देखा है कि व्हाट आर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. हमने मॉडिफिकेशंस कुछ उसके अंदर देखी हैं. एप्लीकेबिलिटी जो देखी है हमने की थ्योरीज आर वेरी एप्लीकेबल. और हमने देखा है कि इम्पैक्ट क्या होता है टैक्स का वैल्यू ऑफ द फर्म पे क्या होता है, कि एक पॉइंट तक इंक्रीज करती है उसको डिक्रीज करती है तो क्यों करती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फ़र्क है, और क्यों अगर हम कंप्लीटली डेट की तरफ भी तो जा सकते हैं लेकिन हम क्यों नहीं जाते, व्हाट आर द लिमिटेशंस. हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताएं कि आपने जिनको यूज़ करके अपनी डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग को मेंटेन करना. हमने डिफरेंट अप्रोचेस देखी हैं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड स्टडी मैनेजमेंट और हमने देखा कि मैनेज कैसे किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को. So these are the things which I have completed. So with this the formal course ends. अब अगले 2 लेक्चर में हम रिवीजन करेंगे. So before starting the revision I will talk to you about the course contents which we did and which we have not covered and why we did not cover it. So I'll talk to you about that in the start of the next revision lecture. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.